जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, नेताजी सुभाष की गौरव गाथा के भाग 18 में आपने देखा कि मेकटिला से लौटते हुए किस प्रकार नेताजी सुभाष अंग्रेजों के हवाई हमले में बाल बाल बचे थे। आज बात करेंगे नंबर 4 गुरिल्ला रेजिमेंट और नंबर 2 इन्फेंट्री रेजिमेंट की बहादुरी, बलिदान और पराक्रम की दास्तान की। अक्टूबर 1944 के शुरू में नेहरू ब्रिगेड यानी नंबर 4 गुरिल्ला रेजिमेंट को मांडले से लगभग 100 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में मिंगयान भेज दिया गया था ताकि इर्रावदी नदी पार करने की कोशिश कर रही अंग्रेज सेनाओं को रोका जा सके। इस रेजिमेंट के कमांडर थे लेफ्टिनेंट कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लों। इस रेजिमेंट के पास सिर्फ राइफल और लाइट मशीन गन ही थी। अधिकतर सैनिक तमिल नौजवान थे जो मलया की भारतीय पॉपुलेशन में से अभी अभी भर्ती हुए थे, जिनकी अभी सही से ट्रेनिंग भी नहीं हो पाई थी। इन सब कमियों के बावजूद मिंगयान में इन्होंने बड़ी हिम्मत और बहादुरी से मोर्चा संभाला था। जनवरी 1945 के आखिरी दिनों में सूचना मिली कि एक ब्रिटिश डिवीजन क्लेमियो से चलकर पकोकू के पास पहुंच चुकी है और जल्दी ही इर्रावदी नदी पार करके न्यांगयू और पागन के पास मजबूत ठिकाने बनाने की कोशिश में है। 29 जनवरी को कर्नल ढिल्लों को आदेश मिलता है कि तुरंत न्यांगयू और पागन ने जाकर दुश्मन को इर्रावदी नदी पार करने से रोकें। मेजर ढिल्लों अपनी रेजिमेंट की एडवांस बटालियंस के साथ तुरंत न्यांगयू पहुंच जाते हैं। इस रेजिमेंट में सिर्फ 1200 जवान थे और इसे न्यांगयू से लेकर इर्रावदी नदी के साथ साथ दक्षिण में 12 मील की लंबाई में दुश्मन को नदी पार करने से रोकने का काम मिला था, जो बेहद मुश्किल था। एक बटालियन न्यांगयू की रक्षा के लिए तैनात की जाती है और दूसरी पागन की रक्षा के लिए। तीसरी बटालियन को पीछे रिजर्व में रखा जाता है। 10 फरवरी की सुबह दुश्मन की पूरी डिवीजन आर्टिलरी से भारी गोलाबारी शुरू कर देती है। कर्नल ढिल्लों के जवानों के पास केवल राइफल और लाइट मशीन गन ही थी, पर हौसला बुलंद था। दुश्मन ने नदी पार करने की कोशिश की, पर भारी नुकसान के साथ वापस लौटना पड़ा। अगले 3 दिन तक दुश्मन के अनेक हमले हुए, सभी के सभी नाकाम कर दिए गए। फिर 13-14 फरवरी की रात को अंग्रेज सेना ने बेहद भयंकर गोलाबारी शुरू की। आजाद हिंद फौज के जवानों के लिए बचना मुश्किल था। उस भारी गोलाबारी की आड़ में दुश्मन ने बड़ी संख्या में नावों में बैठकर नदी पार करने की कोशिश की, लेकिन नेताजी के जाबाजों ने बड़ी बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला किया। पागन में जहां लेफ्टिनेंट चंद्रभान अपनी बटालियन के साथ अड़े हुए थे, वहां आक्रमण खास तौर से भयानक था। वहां नदी पार करने की कोशिश करने वाले ईस्ट लंकाशायर रेजिमेंट के अंग्रेज थे। लेफ्टिनेंट चंद्रभान के जवानों के पास गिनती की गोलियां थी जिन्हें यूं ही खर्च नहीं किया जा सकता था। उन्होंने पहले दुश्मन को अपने किनारे के निकट आने दिया और फिर आजाद हिंद फौज के जवानों की हर एक गोली पर एक अंग्रेज इर्रावदी नदी में समाने लगा। कम से कम 20 नावें डुबो दी गई थी और जो बची वो भागकर दूसरे किनारे वापस चली गई। 14 फरवरी की सुबह दुश्मन ने नेहरू ब्रिगेड के जवानों पर विमानों से बम बरसाना और मशीन गनों से भारी गोलाबारी शुरू कर दी। नदी के दूसरी पार से उनका तोपखाना भी आग उगल रहा था। यानी सिर पर विमानों से बम बरस रहे थे, मशीन गनों से गोलियां बरस रही थी और सामने से तोपों के गोले आ रहे थे। और इस तरफ आजाद हिंद फौज के जवानों के पास तो 2 इंच की मोर्टार भी नहीं थी। राइफलों के सहारे कब तक लड़ते। दोपहर के समय आजाद हिंद फौज के जवानों के दाईं ओर यानी थोड़ा सा उत्तर की तरफ पकोकू के ठीक सामने जहां नदी के इस पार जापानी सैनिकों की चौकी थी, वहां से दुश्मन नदी पार करने में कामयाब हो गया और फिर तो भारी संख्या में अंग्रेज फौज इर्रावदी नदी के इस ओर आ गई और मजबूत स्थिति बना ली।
इधर आजाद हिंद फौज के जवानों की गोलियां लगभग खत्म होने वाली थी और जितनी भी लाइट मशीन गन थी वो भी जाम हो गई थी। जापानियों को हराने के बाद दुश्मन ने दक्षिण की ओर रुख किया और आजाद हिंद फौज की एक बटालियन को घेर लिया जिसका नेतृत्व कर रहे थे हरिराम। इसके अतिरिक्त अंग्रेजों ने पैराशूट द्वारा भी बड़ी संख्या में सैनिक आजाद हिंद फौज की इस टुकड़ी के पूर्व में उतार दिए थे। लेफ्टिनेंट हरिराम और कुछ दूसरे साथी गद्दार निकले और डर के मारे भागकर दुश्मन की शरण में चले गए। जब नेताजी को इसका पता चला तो उन्होंने कर्नल ढिल्लों को संदेश भिजवाया, मैं लेफ्टिनेंट हरिराम और दूसरे लोगों की गद्दारी के बारे में जानकर बहुत दुखी और शर्मिंदा हूं। मुझे आशा है कि 4th रेजिमेंट के जवान आजाद हिंद फौज पर लगे इस दाग को अपने लहू से धो देंगे। कर्नल ढिल्लों के जवानों की गोलियां खत्म हो रही थी, लिहाजा रेजिमेंट को पीछे हटकर क्योक पदांग के पास मोर्चा संभालना पड़ा। लक्ष्य था बचे हुए सैनिकों के साथ क्योक पदांग से न्यांगयू जाने वाली सड़क पर तोंगजिन के आसपास गुरीला हमले करके दुश्मन को आगे बढ़ने से रोका जा सके। कर्नल ढिल्लों के जवानों ने बड़ी बहादुरी से दुश्मन को आगे बढ़ने से रोक रखा था। 27 फरवरी को दुश्मन का मैकेनाइज्ड कॉलम टैंकों के साथ आगे बढ़ा। आजाद हिंद फौज के जवानों ने राइफलों से टैंकों का मुकाबला किया और उन्हें वापस लौटने को मजबूर किया। 16 मार्च को कैप्टन खान मोहम्मद के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज के जवानों की एक टोली ने सदे गांव के पास की पहाड़ी पर, जहां दुश्मन बड़ी संख्या में डटा हुआ था, वहां हमला किया। नेताजी के इन वीर जवानों के पास जूते भी नहीं थे और पैदल ही पहाड़ी पर चढ़ाई करने को मजबूर थे। दुश्मन की संख्या कई गुना ज्यादा थी और वे पहाड़ी के ऊपर थे, लाभ की स्थिति में थे। पत्थरों की गिरने की आवाज से दुश्मन को पता चल गया। आजाद हिंद फौज के जवानों पर मशीन गन से ऊपर से गोलियां बरसने लगी, लेकिन नेताजी के शेरों ने हिम्मत नहीं हारी। जब उनकी राइफलों की गोलियां समाप्त हो गई तो राइफलों पर संगीन चढ़ाकर नेताजी की जय बोलते हुए दुश्मन से जा भिड़े। ऐसी भयंकर लड़ाई उस पूरे संग्राम में शायद पहले नहीं हुई थी। लगभग 5 घंटे तक चले उस संघर्ष के बाद दुश्मन अपने 200 जवानों की लाशें उस पहाड़ी पर छोड़कर भाग जाने के लिए मजबूर हुआ। आजाद हिंद फौज के भी 17 जवान वीरगति प्राप्त हुए थे। 17 मार्च की सुबह से ही तोंगजिन के आसपास दुश्मन दुगनी ताकत से हमला करता है। विमानों से बम बरसाए जाते हैं और साथ ही मैकेनाइज्ड कॉलम, मोर्टार और मशीन गन के साथ भीषण गोलाबारी करता हुआ आगे बढ़ता है। 2nd लेफ्टिनेंट ज्ञान सिंह बिष्ट की कंपनी में कुल 98 जवान थे, जिनके पास राइफल के सिवा यदि कुछ था तो वो था उनका हौसला और नेताजी को दिया हुआ वचन। ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें मौत निश्चित थी। ज्ञान सिंह बिष्ट सहित कुल 40 शेर शहीद होते हैं। 8 अप्रैल को पता चलता है कि अंग्रेज फौज मेकटिला पर अधिकार कर चुकी है। उनकी एक डिवीजन पिनमाना के आसपास और दूसरी डिवीजन तोंडविंगी पर अधिकार के लिए आगे बढ़ चुकी है। हालात बिगड़ गए थे। तब मजबूर होकर भारतीय जवान मागवे लौटते हैं। 19 अप्रैल को यह जवान मागवे पहुंचते हैं, पर तब तक वहां दुश्मन के टैंक पहुंच गए थे। ये पीछे हटकर पेगू जाते हैं तो वहां भी दुश्मन का कब्जा था। आखिरकार 14 मई को पेगू में नेहरू ब्रिगेड आत्मसमर्पण करने को मजबूर हो जाती है। उधर प्रेम कुमार सहगल के नेतृत्व में नंबर 2 इन्फेंट्री रेजिमेंट भी पोपा हिल्स में बड़ी हिम्मत के साथ लड़ती है। अपने सीमित साधनों और तमाम विकट परिस्थितियों के बावजूद नंबर 2 इन्फेंट्री रेजिमेंट के जवान दुश्मन को कई बार मात देते हैं। 20 अप्रैल 1945 को कैप्टन बागड़ी के नेतृत्व में नंबर 2 रेजिमेंट की 3rd बटालियन तोंडविंगी से 20 मील दक्षिण में चारों ओर से दुश्मन के टैंकों द्वारा घेर ली जाती है। कैप्टन बागड़ी के सैनिक खुले मैदान में थे, छिपने की कोई जगह नहीं थी और ना ही उनके पास ऐसे साधन थे जिनकी मदद से वे टैंकों का मुकाबला कर सकते।
उनके पास अब दो ही विकल्प थे, या तो दुश्मन के पास आत्मसमर्पण कर दें या एक सच्चे सैनिक की भांति अंतिम क्षण तक लड़ते हुए वीरगति प्राप्त करें। कैप्टन बागड़ी के 100 बहादुर सैनिक दूसरा विकल्प चुनते हैं। हाथों में ग्रेनेड और पेट्रोल भरी बोतल लेकर दुश्मन के टैंकों पर धावा बोल देते हैं। कैसा अविश्वसनीय दुस्साहस था, कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। दुश्मन का एक टैंक और एक आर्मर्ड कार नष्ट कर देते हैं। दूसरे टैंक की ओर भागकर आगे आ रहे कैप्टन बागड़ी दुश्मन की मशीन गन की चपेट में आ जाते हैं। पूरा बस्ट उनके ऊपर खाली हो जाता है। कैप्टन बागड़ी शहीद हो जाते हैं। उनके बाकी बचे हुए साथी भी अपने कमांडर का ही अनुसरण करते हुए शहीद होते हैं। अंग्रेज अफसर कैप्टन बागड़ी के अदम्य शौर्य और साहस को देखकर हक्के बक्के रह जाते। आजाद हिंद फौज के वीर सैनिकों को मौत स्वीकार थी, हार नहीं। नंबर 1 इन्फेंट्री रेजिमेंट मागवे, मिनवू और तोंडविंगी की रक्षा की जिम्मेदारी लेती है। इस रेजिमेंट के कमांडर थे कर्नल एसएम हुसैन। कहने को तो ये इन्फेंट्री रेजिमेंट थी, पर इनके पास भी सिर्फ राइफल और एलएमजी ही थी। मोर्टार्स और भारी मशीन गन की तो बात छोड़ दीजिए, एंटी टैंक माइंस तक नहीं थी। यह रेजिमेंट भी बड़ी हिम्मत से लड़ती है, पर मागवे में चारों तरफ से गिर जाने के बाद कमांडर कर्नल एसएम हुसैन को 18-19 अप्रैल को हथियार डालने पड़ते हैं। इसी तरह 27 अप्रैल को दुश्मन द्वारा चारों तरफ से घिर जाने के बाद नंबर 2 इन्फेंट्री रेजिमेंट के बचे खुचे जवान भी कर्नल सहगल के नेतृत्व में ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं। दुश्मन एक के बाद एक शहर पर अधिकार करता हुआ आगे बढ़ता जाता है। जापानी मैदान छोड़कर जा चुके हैं। आजाद हिंद फौज के बचे सैनिक भी दक्षिण की ओर पीछे हट रहे हैं, लेकिन वहां भी अंग्रेजों का कब्जा होता जा रहा था। आजाद हिंद फौज के जवानों के पास ना हथियार थे, ना गोला बारूद और ना राशन। इसलिए लड़ाई का अब कोई औचित्य नहीं रह गया था। आखिरकार 14 मई को पेगू के पास दुश्मन से घिर जाने के बाद कर्नल शाहनवाज खान, कर्नल ढिल्लों सहित डिवीजन नंबर 2 के बाकी सैनिक भी आत्मसमर्पण कर देते हैं। जर्मनी पहले ही आत्मसमर्पण कर चुका था और जापानी भी बर्मा छोड़कर जा चुके थे। आजाद हिंद फौज मैदान में युद्ध हार गई थी। उन हालात में नेताजी को भी बर्मा छोड़ना पड़ता है। आज इस कहानी को यहीं विराम देते हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।